मदर के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और एक गलतफहमी हो जाती है जैसे मैं बहुत स्पेशल थी मदर के साथ। ये गलतफहमी है। मदर हर एक को स्पेशल मानती थी। और जितने भी बच्चे थे, हम जब छोटे थे बहुत कम बच्चे थे, लेकिन हर एक बच्चा स्पेशल था मदर के लिए। और हर एक बच्चे से अगर आप सुनेंगे तो हर एक बच्चा ऐसे लगेगा वो ही मदर का स्पेशल बच्चा था। अब मुझे तो नहीं मालूम कि दूसरे बच्चों को मदर क्या बोलती थी और क्या कहती थी और किस तरह से प्यार करती थी, तो मैं तो खाली अपना ही बोल सकती हूँ। तो ये मत समझिए कि कोई बहुत स्पेशल है। स्पेशल हम लोग सभी थे मदर के साथ, मदर के पास। फिर लेना भी आना चाहिए। मदर हर एक को देती थी, उसको लेना भी आना चाहिए। शायद मेरे में वो स्ट्रेंथ थी कि मैं कुछ न कुछ मदर से हर वक्त निकलवा लेती थी। क्वेश्चंस पूछ के आवा लेती थी और फिर मदर से चीज़ें निकलवा लेती थी। मदर मुझे अपनी यूज़ की हुई कोई गिफ्ट दे दो मेरे बर्थडे पे, ऐसे सब कर निकलवा लेती थी। इसलिए मेरे पास बहुत कुछ इकट्ठा हो गया। पर सभी बच्चे हम हर एक स्पेशल थे, बहुत स्पेशल थे मदर के लिए। हर एक बच्चा अलग था, हर एक बच्चा स्पेशल था। मैं छोटी थी तब से मुझे मालूम है कि पिताजी पौंडीचेरी जाते हैं, हर दर्शन पे जाते थे। क्यों जाते थे, क्या होता है, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। और ज़्यादातर तो मैं लाहौर में अपनी नानी के पास रहती थी। और वहीं लाहौर में मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल में, सेक्रेड हार्ट स्कूल में 7 साल की उम्र में बोर्डिंग में डाल दिया था पिताजी ने। क्योंकि पिताजी घर पे बहुत कम रहते थे, बिजनेस चलता था, लेकिन वो हर वक्त जेल में ही रहते थे। फ्रीडम फाइटर थे और बात बात पे वो सबसे आगे बढ़ जाते थे। और इसलिए घर में कोई बड़ा होता नहीं था। हम लोग छोटे छोटे, मेरी माँ के 10 बच्चे थे। एक लड़की बचपन में मर गई, मैं 5वीं हूँ। तो इतने सारे बच्चों को माँ के लिए संभालना भी मुश्किल होता था। और मेरे पिताजी के भाई बहन पिताजी से बहुत छोटे थे, भाई लोग, वो भी हमारे घर में ही रहते थे। तो हमारा घर भरा रहता था। और पिताजी की आदत थी हर वक्त गेस्ट ले आना। जब देखो 5 गेस्ट, 6 गेस्ट, कोई साधु, कोई संत, रास्ते से पकड़ पकड़ के भी ले आते थे घर में। तो इसलिए हम लोगों को सबको बोर्डिंग में डाल दिया था। मेरे 2 बड़े भाई घर से 100 मीटर दूर पे ही मॉडर्न स्कूल के बोर्डिंग में रहते थे, घर आ नहीं सकते थे। मेरी बड़ी बहन सर गंगाराम स्कूल लाहौर में भर्ती हुई थी और वो था बिल्कुल कम्युनिस्ट स्कूल। ये सरोजिनी नायडू की बहन चलाती थी वो स्कूल, वो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की। और उस ज़माने का बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था। और मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में, सेक्रेड हार्ट स्कूल में, जहाँ पे बिल्कुल वेस्टर्न, सारे हमारे टीचर्स नन्स थी। मिशनरी स्कूल था, सब नन्स थी। और आज तक मुझे एक एक नन याद है, सब कुछ याद है। अब कल की बात मैं भूल जाती हूँ। जितने लोगों को मिली हूँ मैं 10 मिनट में याद नहीं कर सकती, भूल जाती हूँ। लेकिन उस वक्त की पुरानी चीज़ें सब याद रहती हैं। वहाँ पे हम लोगों को शुरू से ही फोक एंड स्पून से खाना पड़ता था, कांटे और चम्मच से। हम लोग हाथ से खाया कि हाथ पे बेंत पड़ता था। 7 साल की उम्र थी तो भी। और इंग्लिश बोलना पड़ता था। इंग्लिश नहीं बोलो तो पटाख से कोई पीछे से एक टीचर मार देगी। तो हर वक्त उनके हाथ में बेंत रहता था। बहुत स्ट्रिक्ट थी। 1 साल में रही, आज तक मेरा सबसे मिजरेबल साल वही था। कुछ नहीं करने देते थे, अपनी मर्जी से खेलना नहीं, कूदना नहीं, हंसी नहीं, मजाक नहीं। और मेरा ख्याल है कि दूसरी बात ये थी कि मैं सबसे छोटी थी बोर्डिंग में। उस बोर्डिंग में सबसे छोटी थी, इसलिए भी मुझे शायद एडजस्ट नहीं हुआ और माँ को छोड़ के बचपन में। खैर, जब हम लोग छुट्टी में घर आए समर वेकेशन में,
सभी घर आए, सभी बच्चे घर आए तो पिताजी ने कहा कि अब इस बार मैं आप लोगों को सबको पौंडीचेरी ले जाऊंगा दर्शन के लिए। उसके पहले मेरे बड़े भाई हो आए थे, मेरी बड़ी बहन भी हो आई थी, लेकिन हम लोग कभी गए नहीं थे। तो पहली बार हम लोग पहुंचे पौंडीचेरी 1 अगस्त 1944, 1944 में। पौंडीचेरी उस वक्त बिल्कुल गांव था, कुछ नहीं था, रास्ते भी पक्के नहीं थे, कोई जूते नहीं पहनता था, सब चप्पल में घूमते थे, सब नंगे पैर घूमते थे, चप्पल भी नहीं होती थी, आश्रम से चप्पल देते थे, कुछ लोग पहनते थे, पर ज़्यादातर तो लोगों के पास कुछ नहीं होता था। बिल्कुल लाइफ बहुत ही सिंपल थी। अब अगर कोई पूछेगा कि आप मदर को पहली बार देखा तो क्या, यही एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मुझे कुछ भी नहीं याद। मुझे याद है कि हम लोग लाइन में गए, मदर के पास गए, फूल लिया और आ गए, बस इतना ही मुझे याद है। अब कोई स्पेशल कुछ हुआ मुझे तो नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी भी थी। मेरी बड़ी बहन मेरे से 5 साल बड़ी हैं, तो वो, मैं 8 साल की थी, वो 13 साल की थी। हम लोग वहाँ 15-16 दिन रहने वाले थे, दर्शन के बाद हम लोग वापस आने वाले थे। तो मेरी बड़ी बहन ने जाके मदर को कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे रख लो। मदर ने कहा मैं इतनी छोटी लड़की को कहाँ रखूँगी, कौन रखेगा, मेरे पास तो कोई बोर्डिंग है नहीं। स्कूल में भी उस वक़्त 20-25 बच्चे थे, स्कूल जस्ट शुरू ही हुआ था दिसंबर 43 में, और हम लोग 1 अगस्त 44 में आए, 8 महीने बाद। तो स्कूल में भी बहुत थोड़े बच्चे थे। तो मदर ने कहा मैं कैसे तुमको रखूं, तो कहने लगी नहीं, मुझे आपके पास ही रहना, मैं नहीं जाऊंगी। तो मदर ने मेरे पिताजी को बुलाया और बोला कि ये लड़की नहीं जाना चाहती, इसको मेरे पास छोड़ दो। तो पिताजी ने कहा कि अब आप बोलेंगे तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, ठीक है मैं इसको छोड़ जाता हूँ। मदर ने कहा मैं देखूंगी कि मैं इसके लिए कहाँ जगह बना सकती हूँ। घर आए, लता दी ने आके हम लोगों को बताया कि मैं तो नहीं जा रही, मैं तो यहीं रहूँगी। फिर हम भी नाच पड़े, मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर मेरा छोटा भाई, मैं भी नहीं जाऊँगा। सब मिलके हम लोगों ने, सबने शुरू कर दिया हम नहीं जाएंगे वापस। तो मदर के पास हम लोग गए, हम भी नहीं जाएंगे। कोई उसमें ये नहीं था कि कोई बहुत डीप रीजन था, दीदी नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, जो दीदी करेगी हम भी करेंगे, ऐसे था। तो हम लोग वहाँ रहने के लिए तैयार होने लगे। तो मदर ने फिर पिताजी को बुलाया और कहा कि ये सारे बच्चे यहाँ रहना चाहते हैं, तो मुझे तो बोर्डिंग खोलना पड़ेगा और मेरे पास तो कोई जगह है नहीं। मैं देखती हूँ कोई मकान अगर सेल पे होगा तो आप खरीद लो और फिर उसमें मैं बोर्डिंग चला दूँगी। तो प्लेग्राउंड में एक हिस्टोरियन रहता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अकेला आदमी था, उसकी उसी साल डेथ हो गई थी, तो वो घर बेच रहे थे। तो पिताजी ने वो घर खरीद लिया। वो प्लेग्राउंड के स्क्वायर में, अब जहाँ जिम्नेशियम है वो बिल्डिंग थी। तो पिताजी ने वो घर खरीद के मदर के नाम से रजिस्टर करवा दिया और हम लोग फर्स्ट बोर्डिंग के बच्चे, वो फिर 6 महीने लगे उसको तैयार करने में, वाइट वॉश करने में, रिपेयर करने में, और 6 महीने बाद हमारा 15 जनवरी को बोर्डिंग खुल गया। हम लोग बोर्डिंग में चले गए। तब तक मेरी माँ बैठी रही 6 महीने तक, फिर माँ भी दिल्ली चली गई। तो ये था कैसे पहला बोर्डिंग शुरू हुआ। उसके बाद एक दो बच्चे करके बोर्डिंग में आते रहे। हमारे बोर्डिंग में 20-25 से ज़्यादा एक साथ रह नहीं सकते थे, तो 20-25 बच्चे हम थे और खूब खेलते थे। एक चीज़ मैं और बताऊं, वहाँ पौंडीचेरी जाने से पहले उस ज़माने में किसी को नाम मीरा या औरोबिंदो नहीं रखते थे। नॉर्थ में आजकल तो कोई नहीं रखता मीरा नाम, बहुत कम, बहुत ही कम, लेकिन उस ज़माने में मीरा कॉमन नाम था और मेरा बर्थ का नाम है मीरा। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम है मीरा। और
पौंडीचेरी आने लगे तो एक मीरा और दिल्ली से हमारे पहले गई हुई थी। तो जो भी इंडियन जाते थे उसको मदर अंग्रेजी नाम दे देती थी, और जो भी फॉरेनर्स नाम मांगते थे मदर से उनको इंडियन नाम देती थी ऑलवेज। तो जो लड़की मीरा हमारे पहले गई थी उसका नाम मदर ने रख दिया फ्रेंच में आस्तेर। मेरी माँ कहने लगी ये क्या नाम है आस्तेर। फिर सबने कहा कि तुम्हारी बेटी का भी नाम कुछ ऐसा ही हो जाएगा, जाएगी पौंडीचेरी। तो मेरे को क्रांटन नाम नहीं चाहिए, क्रांटन मतलब क्रिश्चियन। मैं अपनी बेटी के लिए कोई क्रांटन नाम नहीं रखने वाली, तो घर से ही मेरा नाम तारा बदल के मेरे को पौंडीचेरी ले गए। तो इसलिए मेरा नाम वहाँ पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी में तारा हो गया। तो कोई लड़की मीरा उसका नाम आरिमा हो गया, एक लड़की मीरा उसका नाम ईरा हो गया, सबका वेस्टर्न नाम हो गए। खैर मनोज जो अभी ट्रस्टी हैं पौंडीचेरी में, मनोज दास गुप्ता, वो मेरे ही क्लासमेट हैं और वो शायद 1945 में थोड़े ही महीने बाद आए थे पौंडीचेरी, मेरे से बड़े भी है 1 साल। तो वो हाथ जोड़ के बोलते थे माँ से भक्ति मांगो, माँ से स्ट्रेंथ मांगो, माँ से लाइट मांगो, माँ से नाम कभी मत मांगना। क्योंकि माँ ऐसे नाम दे देती थी। 3 लड़कियां थी छोटी छोटी, वो बहुत फ्रेंड्स थी, तो वो गई मदर के पास, मदर हमारा नाम रख दो। तो मदर ने उनका नाम रख दिया दो मी सोल। वो सागापा। वो तो तीनों लड़कियों का नाम ऑफिशियली दोमी सॉल हो गया बहुत दिन तक। फिर बाद में बड़ी हो गई तो उन्होंने वापस अपना पुराना नाम यूज करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों के रिकॉर्ड में वो सागापा ही थी बहुत साल तक। तो इसलिए वो मनोज बोलते थे कभी नाम मत मांगना मदर से। तो हम लोग पौंडीचेरी में रह गए क्योंकि हम लोग बोर्डिंग में थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। तो मदर हम लोगों को थोड़ा सा खाने पीने के मामले में थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी। जैसे मदर के लिए खाना बनता था किचन में, तो हफ्ते में 1 दिन हम लोगों के लिए बिस्किट आते थे, मदर के स्पेशल किचन के बने हुए बिस्किट। 1 दिन आलू की सब्जी तो डाइनिंग हॉल में कभी नहीं बनती थी उस ज़माने में, तो आलू की सब्जी आ जाती थी 1 दिन हफ्ते में। 1 दिन हफ्ते में मुरमुरे आ जाते थे। ऐसे कुछ न कुछ 3-4 दिन हफ्ते में हमको मदर के किचन से स्पेशल खाना मिलता था। जो दूसरे बच्चे थे उनको बहुत ईर्ष्या होती थी कि ये बच्चे बोर्डिंग में हैं, इनको स्पेशल खाना मिलता है मदर से। और हफ्ते में 1 दिन हमको श्री अरबिंदो का प्रसाद आता था। जो भी खाना डाइनिंग हॉल में बनता था वो सारा श्री अरबिंदो, थोड़ा थोड़ा सब श्री अरबिंदो के कमरे में जाता था, और श्री अरबिंदो टेस्ट करते थे, खाते थे या नहीं खाते थे या हाथ लगाते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रोज़ डाइनिंग हॉल में वापस जाता था और वो खाने में डाल के फिर बांटा जाता था। पर हफ्ते में 1 दिन वो बोर्डिंग में आता था, तो हम लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा श्री अरबिंदो का प्रसाद मिलता था। मेरी जो छोटी बहन थी वो कहती थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये श्री अरबिंदो का जूठा है। तो इस तरह से हमारा बचपन सारा बीत गया। उधर इतने कम बच्चे थे, पौंडीचेरी में लोग नहीं थे, और ये हम लोगों को नाले के उस तरफ जाना अलाउड नहीं था। इस साइड में रोड्स भी हमारे प्लेग्राउंड थे, हम लोग रोड पे भी खेलते थे। सब जगह कोई व्हीकल्स नहीं थे। सारे पौंडीचेरी में 3 गाड़ियाँ थी, एक गवर्नर की, एक मदर की और एक सेल्वनाथन, एक बहुत अमीर आदमी था उसकी गाड़ी। बस 3 गाड़ियाँ। कोई गाड़ी भी आती थी हम लोग भाग के देखने जाते थे ये आ रही है। तो ये वैसा ज़माना था पौंडीचेरी का। पुश होता था। जो ये वो तो फ्रेंच टाउन था, तो बहुत सारे फ्रेंच लोग रहते थे, तो वो फ्रेंच लेडीज़ पुश में जाती थी। वो पुश क्या होता था, एक तरह का कैरेज होता था, सामने कार के जैसे व्हील लगा रहता था और पीछे से 2 कुली
धक्का मारते थे। वो धक्का मारते थे, ये खुद उसको मैनेवर करती थी, लेफ्ट जाना है राइट जाना है जहाँ भी। वो सब वो टोपी पहने हुए, लंबे लंबे गाउन पहने हुए, पुराने ज़माने की जो हम पिक्चर्स देखते हैं वैसी लेडीज़, ये हम लोग का कॉमन था। पुष्प पुष्प सब जगह दिखते थे। फिर धीरे धीरे कहाँ चले गए, एक पुष्प पुष्प उधर म्यूज़ियम में रखा हुआ है, पौंडीचेरी म्यूज़ियम में है, बाकी सब खत्म हो गए। पौंडीचेरी में कोई सब्जी नहीं मिलती थी, इतनी कम सब्जी होती थी। घिया, तोरी, भिंडी और लौकी, और एक होता था चौचो, उसको तमिल में चौचो बोलते हैं, वो होता था। बस इसी तरह की जो बच्चों को सब्जियां अच्छी नहीं लगती वही सब सब्जी होती थी। करेला। और डाइनिंग हॉल में मदर के पास उस ज़माने में पैसे बहुत कम होते थे। स्ट्रगल कर रही थी मदर हर वक्त, रोज़ का खाना कैसे पहुंचेगा, कैसे पैसे आएंगे खाने के लिए। तो वो सब्जियां सारी एक साथ उबाल देते थे और उसमें पानी डाल देते थे। तो आप सोच सकते हैं कि भिंडी भी पानी में और ये लौकी भी पानी में, हर एक चीज़ पानी में बनती थी और हम लोगों को खाया नहीं जाता था। खाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो बिल्कुल टेस्टलेस था। तो फिर हम लोगों ने जाके मदर को बोला कि हमको डाइनिंग हॉल का खाना नहीं अच्छा लगता। तो फिर मदर ने हमारे लिए अलग से स्पेशल बोर्डिंग में बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे बच्चों की तो माएँ बना देती थी, हमारे पास कोई नहीं था बनाने वाला। तो हम लोगों के लिए स्पेशल खाना बनना शुरू हो गया। कुछ भी हम लोग रिपोर्ट करते थे, इमीडिएटली मदर उसको अटेंशन देती थी। और पर वही सब खा के आज ऐसे है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो बचपन से वो खा के बिल्कुल टेस्ट हर एक तरह का डेवलप हो जाता है। और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही। एक कहानी मैंने सुनी है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि पहले हम लोग आए उसके पहले एक दिन गुजराती खाना बनाते थे, एक दिन बंगाली खाना बनाते थे, एक दिन तमिल लोग खाना बनाते थे, ऐसे टर्न बाय टर्न अलग अलग खाने बनते थे। तो जब दूसरे का खाना बनता था तो अगर बंगाली खाना बना तो तमिल लोग बोलते थे हमसे नहीं खाया जाता, ये बहुत खराब है। उसकी रिपोर्ट जाती थी शिव बिंदु के पास कि खाना अच्छा नहीं बना। तो एक दिन शिव बिंदु ने को पूछा कि क्या करें, हर एक का दूसरों को अच्छा नहीं लगता खाना। तो शिव बिंदु ने बोला ऐसा खाना बनाओ कि जो किसी को नहीं अच्छा लगे। इसलिए वैसा ही खाना बनता था डाइनिंग हॉल में, पर शायद उसलिए नहीं, इसलिए कि मदर के पास उस जमाने में पैसे होते नहीं थे और कुछ मिलता भी नहीं था। पौंडीचेरी में कुछ नहीं मिलता था, सब्जियां और कुछ नहीं कहीं भी होती थी। बाजार में 3 दुकानें होती थी। एक दुकान थी शराब की, एक बार था, मतलब ये फ्रेंच शराब की, लोकल शराब की तो बहुत दुकानें थी। एक दुकान थी शराब की अच्छी, बार बोलते थे उसको, और एक कपड़े की दुकान, और तीसरी जनरल मर्चेंट, बस। और सब्जी मंडी, सब्जी और मछली मंडी, ये 2 अलग थे। वो जरा ज़्यादा दूर थी, पर मेन बाज़ार जो आप लोग आजकल जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट देखते हैं, इतना बड़ा भारी बाज़ार, वहाँ 3 दुकानें थी बस, और कोई किसी तरह की दुकान भी नहीं थी। टमाटो कभी किसी ने देखा भी नहीं था वहाँ। टमाटर वहाँ से फिर मेरा ख्याल है 1949 में पहली बार मटके में कोई लेकर आया मदर के लिए टमाटोज। तो वो टमाटोज मदर ने खाए, और उसके बाद से मदर ने कहा बेंगलोर से फिर रेगुलर टमाटो भेजो। तो मटकों में टमाटोज आते थे आश्रम के लिए। बाद में फिर जब आश्रम के गार्डन्स हो गए और धीरे धीरे बहुत सारे गार्डन्स हो गए, फिर लोगों ने उगाना शुरू कर दिया, फिर बहुत टमाटर उगाने लग गए। तब तो इतने बड़े बड़े टमाटर उगाते थे और वो हम लोगों को मदर बांटती थी।
टमाटर की बात से मुझे एकदम से याद आया है कि हम 6 लड़कियां थीं जो रोज़ एक साथ मदर के पास जाती थी, और मदर रोज़ हम लोगों को पहले फूल दे के और फिर उसके बाद टमाटर दे के भेजती थी। तो हमारा टाइम था, जब स्कूल की रिसेस होगी, 9:30 बजे स्कूल की रिसेस होती थी और हम लोग दौड़ के आश्रम जाते थे। बिल्कुल सामने ही तो आश्रम है। दौड़ के जाते थे और हम लोगों को 9:30 बजे मदर का दर्शन मिल जाता था। मदर कई दर्शन देती थी, 4 बजे सुबह दर्शन देती थी। किसी कुछ लोग वो फिक्स था कौन जा सकता है दर्शन में, ऐसे नहीं कि जब मर्जी कोई भी चला जाए। किसी का दर्शन 4 बजे के लिए फिक्स था, कोई 6 बजे था, ठीक बैल्कनी में जाने से पहले। फिर मदर बैल्कनी दर्शन पे आती थी। फिर बैल्कनी दर्शन के बाद कुछ लोगों का फिक्स था, फिर कुछ लोगों का 10 बजे था, फिर 12 बजे सारे बच्चे हम लोग स्कूल के बाद दोपहर को 2 घंटा स्कूल बंद रहता था, उस टाइम में चिल्ड्रंस प्रणाम होता था। फिर शाम को प्लेग्राउंड जाने से पहले 4 बजे कुछ लोगों को मिलती थी, फिर प्लेग्राउंड से आके कुछ लोगों को मिलती थी, और मैंने सुना है कि रात को 12 बजे भी कुछ लोग जाते थे मदर के पास। मदर सोती तो थी नहीं, 2-3 घंटे बस पैर स्ट्रेच करके दीवान पे रेस्ट करती थी। तो हम लोगों का टाइम था 9:30 बजे। फिर मदर को लेट होने लग गया, 9:30 के 10 बजने लगे। वो जब ऐसे होता था तो सबके टाइम आधे घंटे आगे चला जाता था। अगर 10 का 4:30, 4:30 का 5, 5 का 6 बजे जो जाएगा वो 6:30, सबका वो चलता था रूटीन। ऐसे करते करते 9:30 से 10 हमारा टाइम, 10 से 10:30, फिर 10:30 से 11। तो हम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे दोपहर को, उस पीरियड में क्लासेस मिस कर जाते थे। एक दिन प्लेग्राउंड में हम 6 लड़कियां मदर के सामने खड़ी थी, तो हमारा टीचर आया। शांति भाई थे हमारे टीचर, लंबे लंबे घुंघराले बाल वाले। तो शांति भाई ने आके बोला, मदर आई हैव ए कंप्लेन अगेंस्ट दीज गर्ल्स, दे आर नॉट कमिंग टू माई क्लास। तो मदर ने कहा, इज योर क्लास मोर इम्पोर्टेंट और इज इट मोर इम्पोर्टेंट टू कम टू मी? आपकी क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बच्चे मेरे पास आए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके बाद से कभी स्कूल में हम लोगों को क्लास में न जाने की डांट नहीं पड़ी, और हमने उसका पूरा फायदा उठाया। बच्चे ही थे, पूरा फायदा उठाया। जितनी क्लासेस मिस हो सकती थी मिस की, और जितना ना पढ़ के चल सकता है उतना किया। इसी तरह एक और टीचर थे शैलेंद्र, उनकी क्लास में हम लोग बहुत शैतानी करते थे, बहुत शैतानी करते थे, उनको बहुत डिस्टर्ब करते थे। कुछ अजीब था, सारे ही बच्चे डिस्टर्ब करते थे। तो ऐसे ही हुआ कि हम लोग मदर के सामने सब खड़े थे, बच्चे ग्रुप का टाइम था, सब खड़े थे। तो वो शैलेंद्र ने आके मदर को बोला, मदर ये लोग मेरी क्लास में बहुत उधम मचाते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। मदर ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, तो तुम अपनी क्लास को ज़्यादा इंटरेस्टिंग करोगे तो फिर बच्चे भी सुनेंगे आप क्या बोलते हो। उस दिन के बाद हम देखते थे शैलेंद्र रोज मदर के पास जा रहे हैं और सीख रहे हैं कि आज मैं क्लास में क्या करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा जिससे क्लास थोड़ी। तो हर एक चीज़ में मदर हर एक को इंडिविजुअली वो करती थी, समझाती थी। ये नहीं है कि बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ डांट पड़ेगी, कभी नहीं। वो टीचर को ही बोल दिया कि तुम्हारी क्लास नहीं इंटरेस्टिंग है, और सच में उसकी क्लास धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होने लग गई, और फिर हम लोगों ने भी शैतानी करना बंद कर दिया। बहुत कुछ बोल दिया, अब अगर कोई कुछ पूछेगा तो बताती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे डांट पड़ी नहीं कभी। मदर ने मुझे किसी वक्त डांटा नहीं, लेकिन मैंने देखा है मदर को 1-2 बार डांटते, बट खास कुछ नहीं। 2 बार मैंने चांटा मारते देखा है मदर को। एक तो प्लेग्राउंड में मदर मैप के सामने मार्च पास्ट के लिए खड़ी थी, और
मैं ग्रीन ग्रुप की कैप्टन थी, तो मैं सामने खड़ी थी, मेरे पीछे लाइन में बच्चे शैतानी कर रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे, शैतानी कर रहे थे। शायद मैंने देखा नहीं, मैं भी छोटी थी, तो एकदम से मदर चलकर उधर आई और जो बच्चा बहुत शैतानी कर रहा था उसको पट करके एक चांटा मारा और फिर चली गई और एकदम चुप हो गए सारे बच्चे। बट इट वॉज नॉट ए स्लैप विद एन एंगर, देयर वॉज नो एंगर। उसको चुप कराने के लिए पट करके ऐसे मार दिया। एक और बार ऊपर मदर के कमरे में बहुत कोई सीरियस मीटिंग चल रही थी, पवित्रदा थे, उदारदा थे, नलिनी दा, अमृतदा, ये लोग सब थे और मदर काफी सीरियस मीटिंग कुछ कर रही थी। और बीच में अमृतदा ने अमृतदा हर वक्त जोक करते थे, बहुत मजाक करते थे, तो अमृतदा ने बीच में कुछ मजाक कर दिया तो मदर ने उनको एक चांटा मार दिया। चुप करके अमृतदा कहते हैं थैंक यू मदर। But that also was with love, not in anger. It was not an angry slap. Please tell something about Wednesday and Friday classes of the Mother in the playground. Friday classes in which Sujata was there. Well, as I said, I came to the ashram at the age of 8, and Birenda, I don't think many of you know who was Birenda. Birenda was Dada's teacher, sports teacher. Dada learnt all the sports from Birenda in his childhood, and Birenda was the first one to come to the ashram. Dada came afterwards. So soon after we came, I think early 1945, Birenda came to the ashram, and Birenda started taking. By then there were 30-40 children and nobody was doing anything in the evenings, and naturally children need activities, so mother got the playground cleared. Mother got the place cleared for a playground, small playground in which we used to play. Our first teachers were, for the smaller children like us, was Birenda. For the higher group was Vishnuji and Ambubhai Purani. Purani ji was one of those people who was close to Sri Aurobindo. Those 12 people who were always with Sri Aurobindo, among them was Purani ji. You must have read his book also. He was the second person to write the biography of Sri Aurobindo. Purani ji is the father of physical education in Gujarat. His movement, freedom movement, was different. He started sports clubs all over Gujarat. Today also he is extremely well known in Gujarat. All over sports clubs in Gujarat for Indian physical education, which means wrestling, Malkham, Lakdi Patta, Lathi, all this kind of activities. So Purani ji started these activities with us with the older people, not with us, we were very small, with the older people, and Vishnu ji was taking the girls. Vishnu ji was Purani ji's student and came soon after Purani ji left Gujarat and joined the ashram in the early 20s. Purani ji was there when Sri Aurobindo's, when the ashram started, he was already there. And Vishnu ji came soon later. So they were taking the older classes, and when Birenda came, he was taking games for us small children. He was our first sports teacher and he taught us many games. Then in 1945 May, almost a year later, Dada came, Pranabda. He came then and he was Birenda's student. So between them, they started taking the smaller children. Birenda went to the older, smaller children, and Pranabda started taking the smaller children. Or no, it was the other way around. Pranabda was taking the older,
small children, and Birenda was taking the very small children. And we were learning marching, we were learning games and everything. Then at one day, Pranavda did not come to the group. So all of us, we were hardly 10-15 children. So we said, what has happened, why our teacher has not come? Let's go and find out. So Usha, my friend, and I went to his house and we went to ask him why he has not come. He said, don't come in, stay outside and talk to me. He got conjunctivitis. So nobody was allowed to go near him. He said, I won't come for 3-4 days, 5 days. Then we said, what will happen to our group? He said, you both are captains, you go and take the group. Oh, we were very proud. So we became, and we started taking the group. And then mother was informed, and then mother told Pranavda that you should train these young people to become captains. Start training them from now only. So we became the first captains of the green group. I was 10.5 years old and my children were 9+. So that is how we started. And then this must have been in 1946-47 maybe. And then mother started coming to the building called Fenêtre. There they had kept a table tennis table and mother started playing table tennis. When she started playing table tennis, then Dada had to go there. So in the evenings, Dada stopped coming to the green group class. So we became absolutely, by the time we were 12 and 13, Usha and me, Usha was older than me, we were already captains. And we were running the group as we wanted. But then Dada used to write and give us our lesson. Today you will do this, today you will do that. We were given written lessons. Then a time came when mother said all orders will be in French. Yesterday Prasad was speaking in Hindi. Till then it was in English. Stand at ease, attention. This is what we were doing. Mother said no, now all will be in French. So first lesson was translated by mother into French and it was written in my notebook, and we used to learn the lesson by heart because we also did not know enough French, and we used to teach. Then the next lesson was written in Usha's notebook, then the third in mine, and I still have those notebooks which were of 1948, I think in the year of 1948 when mother started giving the lessons. So that is how she trained us. And from the beginning, because Pranavda was not there, we did ourselves, must have made thousands of mistakes. And since the children in our group were 1 or 2 years younger only, we used to have all kinds of fights also. And they wouldn't listen to us, indiscipline, everything. But slowly we learned and remained a captain as long as I was in Pondicherry till 1976. And by then I was captain of 2 groups, A1 and A2. There is one student of mine here, Sujata. The only thing she remembers about her group is that I pushed her from the 5-meter board. Have I told any lies? Many. Not to mother, but otherwise many lies all the time. We were playing, we were cheating. No, not before mother. See, mother, there was an awe around her. Unlike today's children, we were not made to learn too many things by heart, and it was a very happy childhood. We grew up very, very happy. We could do what we liked. We played and played and played all the time. Playing was our main activity.
whether we were in group or not in group, we were always playing. And but there was an awe around mother. Mother is coming, everybody will stand up, everybody will be quiet, everybody will be disciplined. So there was this. We used to go for darshan, children's pranam. There used to be at 12 o'clock every day, and mother used to come and she used to throw toffees. She used to give toffees to the children, but those who were behind and she couldn't reach, she used to throw. And she used to appreciate when the children caught. And she would say, oh, if somebody missed the toffee. So she appreciated that you were alert and you knew what to do when something was thrown at you. So we didn't tell lies, but as I said, 6 girls, we used to go up together to mother. I don't know how many of you will understand. मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गई, सॉरी. ही आस्क्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में हो गया. तो हम लोग 6 लड़कियां एक साथ ऊपर जाती थी मदर के पास. तो अब मदर का कमरा की जो ज्योग्राफी है, श्री अरबिंदो के कमरे की, श्री अरबिंदो का कमरा है, फिर वो पैसेज है जिसमें वो टाइगर के 3 सिर पड़े हैं, और फिर दर्शन रूम है. तो जहाँ पे टाइगर के स्किन पड़े हैं वहां से एक दरवाजा है जो खुलता था, और एक छोटी सी जगह है जिसको छोटी सी लॉबी है जहाँ पे हम लोग वेट करते थे मदर के लिए. हम 6 लड़कियां वहीं बैठती थी. तो कई बार मदर को देर हो जाती थी तो हम लोग सुनते थे श्री अरबिंदो के कमरे में निरुद्धा सावित्री पढ़ रहे हैं और फिर श्री अरबिंदो करेक्ट कर रहे हैं. श्री अरबिंदो की आवाज़ मैंने सुनी है, तो श्री अरबिंदो करेक्ट कर रहे हैं. तो हम लोग कहते थे कैसे श्री अरबिंदो को देखें, मैं दौड़ के अंदर जाके आ जाऊं? नहीं, मदर ने मना किया है, नॉट अलाउड. तो नॉट अलाउड, मदर ने मना किया है. हम लोग ओबीडियंट थे वैसे, जितनी मर्जी शैतानी करें, पर इतनी वो थी कि अगर मदर ने कोई रूल बनाया तो फॉलो करते थे. ये बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे थे कि अंदर जाना मना है. अब कैसे श्री अरबिंदो को देखा जाए? तो ये दरवाजा था और उधर पे श्री अरबिंदो का दरवाजा खुला था पूरा. तो हम लोग पैर इधर रख के और लेट जाते थे. क्या मैं तो अंदर नहीं गई, मेरे पैर तो बाहर हैं, मदर ने मना किया है तो मैं तो अंदर नहीं गई. तो लेट के हम कोशिश करते थे श्री अरबिंदो को देखने की. नहीं देख पाए, वो जरा ज्यादा लंबा होना चाहिए, डबल लेंथ, तभी देख पाते. तो इस तरह से था. ह्यूमन नेचर ही है, बच्चे ही होते हैं. और वैसे भी अगर मदर ने कहा है, हम अपने आप को हर वक्त चीट कर लेते हैं कि मदर ने मना किया, मैं तो नहीं गई अंदर, मेरे पैर तो बाहर हैं. सो आई एम नॉट डिसोबेइंग मदर, आई एम कन्विंसिंग माई सेल्फ दैट आई एम वेरी ओबीडियंट. सो आई ऑलवेज टेल द चिल्ड्रन टुडे, डोंट चीट योरसेल्फ, डोंट चीट योरसेल्फ. दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. यू चीट योरसेल्फ ऑल द टाइम. Those are difficult to talk. हाँ, टोमेटो की कहानी मैं बताती हूँ. हम लोग 6 लड़कियाँ जो एक साथ जाती थी मदर के पास. तो मदर के टेबल के ऊपर ऐसे लंबा सा टेबल था. उस टेबल भी नहीं था, एक अलमारी के जैसे था, इतना काफ़ी ऊंचा था. उस पर एक बड़ी प्लेट में सब बेस्ट टोमेटोज जो खेत में हमारे आश्रम के गार्डन्स में उगते थे, वो सारे मदर को दिए जाते थे. तो वो प्लेट पे टोमेटोज ऐसे करके रखे जाते थे. तो बहुत लोगों को देती थी, मुझे पता नहीं किस किस को देती थी, बाकी तो मुझे याद नहीं है. हम लोगों को रोज एक टमाटर मिलता था, एक हर एक को. तो मदर ऐसे करके टमाटर चूज करती थी, ऐसे नहीं है कि तो कभी कभी 2 टमाटर नीचे रख के तीसरा टमाटर देंगी. हर एक के लिए चुनती थी मदर टमाटर. फूल भी चुन कर देती थी और टमाटर भी चुन कर देती थी. एक बार मैं देख रही थी कि मदर जो टमाटर निकाल रही हैं वो निकालेगी तो वो दूसरा टमाटर जरूर नीचे गिरेगा. मैं बिल्कुल देख रही हूँ, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और गिर गया. और पट करके मैं डाइव करके और पकड़ लिया, नीचे गिरा नहीं टमाटर. और मदर ने जैसे पता नहीं मैंने क्या कमाल कर दिया,
मुझे एम्ब्रेस करके और किस किया ऐसे जैसे पता नहीं क्या कमाल कर दिया मैंने। तो इस तरह की चीजें मदर बहुत अप्रिशिएट करती थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। शी वॉज ऑलवेज गिविंग इम्पोर्टेंस टू दीज थिंग्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और स्पोर्ट्स इतना करते थे तो वो तो देखते हैं बॉल कहाँ जा रहा है वो भी देखते थे, तो ये टोमेटो तो कुछ भी नहीं था। बट आई गॉट ए बिग हग फ्रॉम हर। सरादी और वेडनेसडे क्लासेस, फ्राइडे क्लासेस मदर कैसे ले रहे थे उसके बारे में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताएं। वो भी कुछ बोल रहे हैं। माता जी की समझ से श्री अरबिंदो को तो हम लोग दर्शन पे देखते थे, हर दर्शन पे जाते थे। श्री अरबिंदो के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। बीच में वो बॉक्सेस पड़े रहते थे, एक बॉक्स में फूल, एक बॉक्स में डोनेशन डाल के 1 मिनट थोड़ी देर खड़े रहने देते थे और फिर चलो लाइन से। बस वही उतना ही, हम लोग बच्चे थे तब से उतना। पर हम लोग नीचे जहाँ पे अब समाधि है वो भी हमारा प्लेग्राउंड था। 12 बजे मदर के पास जाने से पहले वहाँ हम लोग ऊंच नीच खेलते थे। एक गेम होता है कि जो नीचे आएगा उसको टैग करना और जो ऊंचा रहेगा उसको। तो वो जो समाधि है वो वैसे ही था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, पर वो ऊंचा था। ये नहीं है कि बनाया गया स्पेशली, वो वैसे ही था। वो हम लोगों की ऊंच नीच के खेल में काम आता था और हम लोग वहाँ खेलते थे, बहुत शोर मचाते थे। फिर मेडिटेशन हॉल में जाके ऊपर हम बैठते थे। उसके पहले मेडिटेशन हॉल जो है अब, वहाँ पे भी कुछ बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे। तो एक दिन अंबू भाई जो योगा एक्सपर्ट थे आश्रम के, बहुत अच्छा योगा करते थे, अंबू भाई ने जाके दर्शन के टाइम पे मदर को कहा, मदर देखिए ये सारे बच्चे इधर इतना शोर मचाते हैं और श्री अरबिंदो को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि खिड़कियां सब खुली रहती थी, आवाज श्री अरबिंदो के रूम में जरूर जाती थी। तो मदर ने कहा श्री अरबिंदो को डिस्टर्ब करते हैं? तुम लोग डिस्टर्ब होते हो, श्री अरबिंदो को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता कभी भी। तो श्री अरबिंदो इन सब बातों से डिस्टर्ब नहीं होते। तो हम लोग खेलते ही रह गए फिर। और क्लासेस का जो है वो मैंने बुक में तो लिख ही दिया है। मेरी बुक में मदर क्लास लेती थी 2 क्लासेस, और जो मेरी फ्राइडे क्लास की बुक है वो अभी प्रिंट होनी है, शायद सुजाता आके मेरे को हेल्प करेगी। वो अभी तक मैं कर नहीं पाई प्रिंट, ऑलमोस्ट तैयार है, करूँगी। 20 साल से ट्राई कर रही हूँ कंप्लीट करने की, टाइम ही नहीं मिलता। तो मदर बच्चों की एक दिन वो मदर ने कहा कि नहीं, जब मदर ने हमारी नोटबुक में फ्रेंच में लिखना शुरू किया तो हमने भी बच्चों को बोला, मदर ने कहा है फ्रेंच में बोलना है तो तुम लोग सब फ्रेंच में बात करोगे। तो एग्री हो गए, सब बच्चे आपस में फ्रेंच में बात कर रहे थे। तो मदर ग्राउंडनट देने आती थी, सबको बांटती थी ग्राउंडनट्स। तो वो ग्राउंडनट बांटते वक्त मदर को मैंने कहा, मदर अब ये सारा मेरा ग्रुप सब अब फ्रेंच में बात करते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया खाली फ्रेंच में बात करेंगे। तो उस वक्त कोकिला नाम की लड़की मदर के सामने थी। तो मदर ने कहा, ओ अच्छा, तो तू कितनी एज है? मेरा नाम कोकिला है, क्योंकि उसी ऑर्डर में स्कूल में सिखाते थे फ्रेंच में, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज। तो उसने मदर ने पूछा व्हाट इज योर एज, तो कहती है माय नेम इज कोकिला। फिर मदर ने कहा अच्छा फिर तेरा नाम क्या है? आई एम 6 years old। तो ये ऐसे क्लास शुरू हुई। फिर मदर ने देखा कि बच्चों को नहीं फ्रेंच कोई ठीक से सिखा रहा, क्योंकि सिखाने वाले भी ऐसे ही थे जैसे यहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं आप लोग। इंग्लिश खुद को आती नहीं लेकिन इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लासरूम में, उसी तरह हमारे तब बचपन में फ्रेंच सिखाते वालों को फ्रेंच आती नहीं थी। बाद में तो बहुत अच्छा हो गया था, शुरू शुरू में ऐसे ही था।
तो मदर ने कहा मैं क्लास लूँगी फ्रेंच की। तो उस दिन से ये छोटे बच्चों की क्लास शुरू हो गई, फ्राइडे क्लास। मदर ने मुझे ही कैप्टन बना दिया और मदर बहुत इनकरेज करती थी, प्राइजेस देती थी, बहुत प्राइजेस देती थी। सुरेंद्र नाम के एक बूढ़े थे, बीमार रहते थे, वो प्रेस में जो किताबें बुलेटिन छपता था तो बुलेटिन की जितनी एक्स्ट्रा फोटोज छप जाती थी वो सारी इकट्ठी करके रख दी जाती थी। तो सुरेंद्र क्या करते थे, वो फोटोज को लेके उसमें मदर की फोटो कहीं ना कहीं चिपका के, जैसे कहीं और या बस बाहर से कोई फोटो लेके न्यूज़पेपर ये मैगजीन में कहीं लायन की फोटो ले ली। वो मुझे इसलिए याद है ये लायन की फोटो क्योंकि मदर को बहुत पसंद आई थी। एक लायन की फोटो थी और इन्होंने क्या किया, मदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वो फोटो काट के और लायन के सामने लगा दी। ऐसे लगता है जैसे मदर लायन को खाना दे रही है। तो मदर को इतनी अच्छी लगी। उसी तरह मदर को पहाड़ में, हिमालय में बिठा दिया। मदर की चेयर पे बैठी हैं, वो मदर को काट के और हिमालय की पिक्चर लेके उसमें डाल दिया। ऐसे सब वो बहुत करते थे एंड मदर यूज टू एनकरेज हिम, बहुत एनकरेज करती थी। और वो सारी वो बाइंड करते थे पिक्चर्स को, बाइंड करके और मदर को ऑफर करते थे। वो सारी पिक्चर्स मेरे पास आ जाती थी और एक अलमारी थी उसमें मैं रखती थी। और जब भी मदर किसी बच्चे को प्राइज देती थी तो वो सब प्राइजेस देती थी। वो भी कभी पेन, पेंसिल, छोटे चिट पैड, बहुत कुछ रहता था जो भी मदर को मिलता था बच्चों के लायक। और वो आजकल के दिन नहीं थे, उधर उस जमाने में कुछ नहीं मिलता था, मैगजीन तक हम लोग नहीं देखते थे और न्यूज़पेपर्स भी 1 या 2 आते थे। और हम लोग स्टोरी बुक्स जैसे आज तो बच्चे फेंक देते हैं, इतना फेंकते हैं कोई हद नहीं, क्योंकि इतना एफ्लुएंस है। बाजार में जाओ, दुकानें ही दुकानें। हमारे टाइम में कुछ नहीं वो सब होता था। इसलिए ये एक एक जो पिक्चर मिलती थी वो बहुत प्रेशियस होती थी हमारे लिए। मदर ने दी वो तो बात थी, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता था। वी हैड नो पोजीशंस। तो ये एक पोजीशन हो जाता था। तो वो तो सब ये प्लेग्राउंड में मदर रोज आती थी और हफ्ते में 3 दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दादा की एक्सरसाइज देखूंगी। तो ये होगा 49-50 में शुरू हुआ होगा, 1949 में शायद। तो एक प्लेग्राउंड में तो कुछ हम लोगों के पास चीज़ें होती नहीं थी। हर एक जैसे कोई भी नई जगह पे शुरू होता है तो बिगिनिंग में कोई कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। और मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल गांव था। तो एक बेंच था, एक्सरसाइज करने वाला बेंच, जो हम लोग यूज़ करते थे अपनी जिम्नास्टिक्स और इस सब में। और वही बेंच उठा के मदर के लिए रख दिया कि मदर बैठ के प्रणबदा की एक्सरसाइजेस देखेंगी। तो मदर उस बेंच पे बैठ के देख रही थी। गौरी जी थी मदर के साथ, एक लेडी जो प्लेग्राउंड में हर वक्त 5-7 लेडीज रहती थी मदर को देखभाल करने के लिए। तो गौरी दी मेन थी उनमें। तो गौरी दी ने देखा कि मदर ऐसे ही बेंच में बैठी हैं, तो दूसरे दिन एक कुशन ले आई, एक कपड़ा ले आई, तो वो बेंच को कवर करके उसके ऊपर कुशन रखा। फिर दूसरे दिन मदर वो कुशन पे बैठी। और हमारा बोर्डिंग उधर ही प्लेग्राउंड में ही था। तो हम लोग अपना ग्रुप खत्म करके जल्दी नहाने चले जाते थे और फिर नहा धो के दादा की एक्सरसाइज देखने आ जाते थे। और मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं सबसे ज़्यादा आती थी। तो दूर खड़े होके मदर बैठी हैं तो वहाँ दूर खड़े होके देखती थी एक्सरसाइजेस। थोड़े दिन दूर देखा, फिर मैं थोड़ी पास आ गई। फिर हिम्मत करके एक दिन बिल्कुल मदर के बेंच के साथ खड़ी हो गई। वहाँ नीचे 3 लेडीज बैठी थी, इस तरफ 3 लेडीज बैठी थी और वो बेंच का एंड था। तो मैं वहाँ आके खड़ी हो गई
तो मदर ने मुझे देखा और स्माइल किया और मुझे बुलाया। बुला के जो मदर के साथ जो लेडी बैठी थी वो एक फ्रेंच लेडी, फ्रेंच डॉक्टर थी, उसको कहा हट जाओ और ये बच्ची को बैठने दो। तो वो लेडी एकदम ऐसे होके मदर की तरफ देख के उठ के खड़ी हो गई और गुस्से में सीधा प्लेग्राउंड के बाहर चली गई। मदर ने कुछ नहीं बोला, मदर ने मुझे कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गई। फिर जब एक्सरसाइज खत्म हो गई तो मदर ने मुझे कहा तुम रोज इधर आके मेरे पास बैठा करो। मैं तो बहुत खुश हो गई कि रोज मदर के पास आके बैठ सकती हूँ, तो मैं आने लग गई। 2-3 दिन बैठी, तब तक शायद मदर ने वो उस लेडी को मना लिया होगा। तो वो लेडी एक दिन वापस आ गई और मैं ऑलरेडी बैठ गई थी। वो आई वापस, मेरे सामने खड़ी हो गई, उठो। तो मैं छोटी थी, चुपचाप उठने लगी बड़ी टिमिडली कि मैं उठ जाती हूँ, उसकी जगह है। मदर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे वापस बिठा दिया और वो लेडी खड़ी रही, मदर की तरफ देखती रही। मदर ने कुछ नहीं बोला उसको और उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो वो फिर जाके चुपचाप लास्ट में बैठ गई। उसके बाद से वो जगह मेरी हो गई और उसकी जगह उधर हो गई। अभी बता रही हूँ ना माँ के बारे में, बड़े हो के क्या हुआ। वो सारी चीजें, मेंटल जिम्नास्टिक्स मुझे नहीं आती। फिजिकल जिम्नास्टिक्स करवा लो मेरे से। मेंटल जिम्नास्टिक्स, अगर दिव्य जीवन क्या होगा और सुपरमेंटल भी, मैं नहीं क्वेश्चन करती। बस मेरे लिए माँ और श्री अरबिंदो एक्सेप्टेड है, खत्म। श्री अरबिंदो ने जो कहा है, कब होगा, कैसे होगा, वो सुपरमेंटल बीइंग कैसा दिखेगा, मैं कभी नहीं क्वेश्चन करती। मेरे दिमाग में होता ही नहीं है कुछ नहीं, इसीलिए मैं लेक्चर भी नहीं दे पाती। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए ही जाते थे ना, फिक्स टाइम होता था, कभी 15-20 मिनट, आधा घंटा। और फिर मदर को जब लेट हो जाता था तो मदर, हम लोग छोटे थे तो शोर मचाते थे, तो वो कॉरिडोर के एंड में पवित्रदा रहते थे, तो पवित्रदा का रेस्ट का टाइम था और हम लोग शोर मचाते थे। तो मदर ने हम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे लोग थे हम लोगों को डांटते थे, चुप करो, पवित्रदा रेस्ट कर रहे हैं, शोर नहीं मचाओ। 2 दिन चुप करते थे, तीसरे दिन फिर शोर मचाते थे। तो मदर ने हम लोगों को गेम्स देना शुरू किया, बहुत सारे गेम्स। तो वो गेम्स हम लोग वहाँ बैठ के खेलते थे, तो फिर चुप हो गए थोड़ा। उसी गेम में मदर ने अपने आप फ्लावर का गेम बना के हम लोगों को दिया, और वो फ्लावर का गेम हम लोगों के लिए वो पिक्चर पोस्ट कार्ड, सारे आश्रम के आर्टिस्ट बनाते थे पिक्चर पोस्ट कार्ड्स, पेंटिंग्स ऑफ फ्लावर्स, मदर का सिग्निफिकेंस डाल डूल के, और वो सारे हम लोग खेलते थे उससे। और फिर उसी से बेस बन के और फिर ये बुक ऑफ फ्लावर्स बना। लीजेल एक लेडी थी, उसने पहली बुक बनाई इसकी फ्लावर बुक की, और फिर बाद में हम लोगों ने उसको ये करके, जब मैंने मदर के साथ काम करना शुरू किया, तब वो बड़ी फ्लावर बुक हम लोगों ने निकाली। क्या पता नहीं, आप ह्यूमन मदर की तरह देखते थे या डिवाइन मदर का सेंस आपको कब आया? पता नहीं, अभी भी डिवाइन सेंस आया कि नहीं मालूम नहीं। आप बोल रहे हैं कि हमको कुछ स्पिरिचुअल बातें में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितना भी आप सारे के सारे जितना सवाल आप पूछे सब स्पिरिचुअल ही है। कंसंसस का बारे में, साइकिलिंग के बारे में कितना सारे आपने सवाल पूछे, एक कैसे हुआ?
कैसे हुआ पता नहीं कि आई वॉज ए सीरियस स्टूडेंट, यही हुआ। मदर की क्लास में मैं बहुत सीरियस थी। बाकी सब बच्चे स्कूल जाते थे, मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं खेलती रहती थी। और दूसरा तो मेरे पास टाइम था तो मैं बैठ के शायद क्वेश्चन बनाती रहती होंगी। नहीं, वैसे भी आई वॉज मच बोल्डर देन मोस्ट पीपल, मोस्ट यंग्स इन फ्रंट ऑफ मदर। बाकी चीज़ों में भी मैं बहुत बोल्ड थी, बहुत पुशी थी, और डर बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर किसी चीज़ का भी। 5 मीटर से जंप करो तो बोला जंप करो तो जंप कर दिया। डर मेरे अंदर किसी चीज़ का नहीं था। इसलिए शायद वहाँ मदर के सामने बैठ के भी मुझे डर नहीं लगता था कुछ बोलने में। दूसरे बच्चे सब डर नहीं बोलूँगी, दूसरे बच्चों में एक मदर की तरफ एक औ था जिसकी वजह से टिमिड हो जाते हैं, तो वो पूछते नहीं थे। और मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई क्वेश्चन ना पूछे। 1-2 बार हुआ भी क्लास में कि मदर ने पढ़ा और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने भी नहीं, तो मदर उठ के चली गई। मदर ने कहा तुम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूं क्लास में, उठकर चली गई। इसलिए वो रोकने के लिए भी फिर मदर ने हमको कहा, जब हम 6 लड़कियां ऊपर जाती थी, मदर ने कहा क्यों तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, तुम लोग जो मर्जी पूछो, एक वर्ड मीनिंग पूछ लो, मैं वहां से अपने आप जो बोलना है मैं बोलूंगी, पर कुछ तो पूछो। इसलिए मैं हर वक्त कुछ पूछती थी, प्रिपेयर करके भी ले जाती थी। तो वो जितने भी वॉल्यूम्स हैं 1951 से लेके 58 तक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो पता नहीं 75% शायद मेरे ही होंगे। दूसरे भी पूछते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 75% क्वेश्चंस मेरे ही थे क्योंकि मैं प्रिपेयर करके जाती थी। और दूसरे लोग मेरा ख्याल है जरा ज़्यादा ही टिमिड थे। टाइम हो गया, ওটা বইয়ে আছে, বইয়ে যা আছে রিপিট হয়ে যাবে। तो ये वो जो कह रहे हैं बताने के लिए, वो मदर जब बेंच पे बैठती थी, प्रणबदा की एक्सरसाइजेस बंद हो गई, फिर वो कैप्टन्स ग्रुप शुरू हो गया। उस वक्त प्रणबदा कैप्टन्स को ट्रेन कर रहे थे कि कैसे जिम्नास्टिक्स सिखाया जाए। तो मैं भी कैप्टन थी, मैं भी बोलती थी मुझे भी ले लो, नहीं तुम बहुत छोटी हो अभी नहीं। तो मेरे से जो बड़े थे सब वो लोग जाते थे और मैं अलाउड नहीं थी। मैं भी, और पारुल भी तब तक कैप्टन हो गई थी, पारुल भी अलाउड नहीं थी। तो मैंने मदर को मैं बहुत दादा के पीछे पड़ गई, दादा मेरे को प्लीज़ ले लो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगी, आप देखिए तो सही, मुझे चांस तो दीजिए। तो वो ना करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि तुम अगर 25 स्ट्रेट डिप्स कर लोगी, स्ट्रेट डिप्स आसान नहीं होता 25 करना, तो 25 जिस दिन 25 स्ट्रेट डिप करोगे उस दिन मैं तुमको कैप्टन्स ग्रुप में ले लूँगा। तो मैंने सारा दिन प्रैक्टिस करना शुरू किया, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रोज़ घंटों स्ट्रेट डिप्स करके 10-15 दिन में मैं तैयार हो गई। और उन्होंने मदर के सामने कह दिया, मदर ये रोज़ कहती है मुझे कैप्टन्स ग्रुप में, ये जब 25 डिप्स करेगी तो मैं इसको लूँगा, इसको ये कंडीशन है। फिर मैं तैयार हो गई, मैंने बोला अब मैं करूँगी, मैं 25 डिप्स। तो मदर के सामने मुझे खड़ा करके कहा आप 25 डिप्स मदर के सामने करो। तो मैंने 25 डिप्स किया। उसके पहले मैं और पारुल दोनों बैठते थे, जैसे मैंने कहा मैं तो बैठती थी, फिर पारुल को भी मदर ने बुला लिया। तो मैं और पारुल बैठते थे, तो रोज़ मदर ने हम दोनों को एक ये प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस की बुक दी, और एक बार मैं पढ़ती थी, एक दिन, दूसरे दिन पारुल पढ़ती थी। तो हमें एक प्रेयर पढ़ते थे और मदर उसका एक्सप्लेनेशन देती थी। तो वो एक्सप्लेनेशन किसके लिए देती थी हमारे लिए पता नहीं, मैं और पारुल तो नहीं सुनते थे। हम दोनों मदर के पैरों के वो बनाते थे, अपनी उंगली से मदर के पैर का छाप बनाते थे, और फिर मदर के पैर मेजर करते थे
कितना है मदर का पैर, मेरा पैर कितना है मदर का मेरे सेम है, ये सब खेलते रहते थे हम लोग और मदर समझाती रहती थी। तो वो भी क्लास शायद 8 या 10 प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस हुई होंगी। तब तक मैं तैयार हो गई डिप्स करने के लिए। मैंने जैसे ही डिप्स किया, मदर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतना कॉन्ग्रेचुलेट करके भेजा और मैं खुशी खुशी भागी। ये नहीं सोचा कि मैं जिम्नास्टिक्स करने जा रही हूँ और मदर कुछ पढ़ा रही थी, वो नहीं पढ़ा। फिर खैर फिर मदर ने फिर दूसरी तरह से शुरू कर दिया। मदर पढ़ाना चाहती थी तो उन्होंने फिर वेडनेसडे क्लासेस शुरू की प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस के लिए। तो वैसे ही वहाँ एक बार जब बैठी थी मैं, ये कैप्टन्स ग्रुप खत्म हो गया तो मदर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी किसी चीज़ की। तो मैं ऐसे करके ऊपर मदर की तरफ देख रही थी तो मदर ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, और अम्योदा थे, अम्योदा से कागज़ और पेंसिल मांगा, इतना छोटा सा पैड लेके उसमें 3 मिनट के अंदर मेरा स्केच बना दिया। ये मैं उनको बोल रही थी, रिपीट है क्योंकि ये तो बुक में है, बुक में ही पढ़ सकते हैं। स्केच 3 मिनट में बना दिया, वो स्केच अभी भी मेरे पास है। When mother left her body, I was there. I just came back from Germany. 3 days before mother passed away, I was there. Did I ever? No. I used to. I told you in the boarding we used to get. Every day we were getting prasad, and every Wednesday she used to send afterwards custard for me. And no, I've never sat with her and eaten. No prasad very often. There was a period when people used to make tiffin carriers of different food and send up to mother, and mother used to taste little bit of something sometimes. She was a very small eater, very small eater. So sometimes she would taste something, and then the tiffin carriers used to go around there. Dada and Udarda and Gauri and Mona, they were eating with mother, 4 of them only, nobody else. So they used to take out from the tiffin carrier, eat what they want, and the rest of it used to come back to homes as prasad. My mother used to send a tiffin carrier on every child's birthday, so that we got back prasad from mother on our birthdays, and we used to eat that. So that way, and later on every Wednesday in her kitchen custard was made. So she used to eat custard, and then the remaining she used to put into a box, stainless steel dabba, which I still have today. 2 dabbas I had in which used to be sent for me. I used to take on Wednesday. So that way, if you mean shared, it is shared, it is. But I have never sat and eaten with her. No. Last one. Experience about the crocodile toy. Tortoise. In 1952, it was still French India, and there were no customs, and it was a free port. Pondicherry was a free port. A devotee in Singapore sent boxes of Bakelite toys for the Christmas celebrations. So mother could distribute to the children. She had to buy toys for Christmas. So she bought he sent these for Christmas, and they came by ship. So Udar got the boxes opened, and mother wanted to see what has been sent. So those boxes were spread out in the corridor, and mother was to come and see them. So we girls
went for our usual pranam and we got so excited seeing. We never had toys in those days. As I keep repeating, it was a time when there were no things. People didn't have toys for children. Only the very, very rich got some toys. So we never had any possessions. So we were very excited. Now we are going to get these toys for Christmas. And I wish I get this, I wish I get that. So as children we were all trying to select what we should get. And in the meantime, mother came and she saw us so excited. Then she said, okay girls, you select one toy each. I'm giving you half an hour. I'm going to do some other work. I'll come back. You select your toy and I'll give you that here now. That will be in addition to what you will get at Christmas. Christmas was still 25 days away. So we started selecting and nobody wanted a small toy. Each one of us wanted a big toy. So I took a small bucket which had a cat inside the bucket. And you press the cat and it would come out meow like that. And again you press, again it will come out meow. I still have it today. So I selected that cat. I don't remember what the other girls selected. All of them selected something. Mother came and asked, what have you selected? So we told her. She was very disappointed. She was very disappointed. She looked at us. Is this what you really wanted? Then she said, you know, if I was asked to select what I would have selected, there was a tray with this small bakelite fishes, crabs, tortoise and all this kind of animals. This small, which you put in the water and they will float. She picked up that tray and she took out a tortoise from there. And she said, I would have selected this tortoise. You know why? Tortoise is the symbol of immortality. And Sri Aurobindo's yoga demands immortality. To be constantly conscious, always choose what your aim of life is, not what is going to excite you. She gave a long lecture. Now I don't remember the whole thing, but the basic thing that she drove home was that one should always remember what are we here for, what is our aim. So she said, and we as children, that tortoise would have been nothing for us. We needed something bigger. But she said I would have selected. From that time, I started collecting tortoises and I saw 2 tortoises in his room and then I told him the story. So,